हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल ऑनलाइन एग्ज़ाम में। आज हम 12th क्लास की एनसीईआरटी किताब पढ़ रहे हैं। सब्जेक्ट लिया है हिंदी और ये लेसन है जूझ। ये एक आत्मकथा है जो कि आनंद यादव की है। आत्मकथा यानी वो खुद के बारे में लिखते हैं कवि। और कवि जो लेखक है वो अपनी आत्मकथा में खुद के जीवन के बारे में बताते हैं। और इस आत्मकथा में उन्होंने ये बताया है कि उन्होंने उनके पिताजी को मनाया है कि वो उनकी जो पाठशाला है उन्हें जाने दे, यानी कि आनंद जी को पाठशाला जाने दे। और पाठशाला जाने के बाद आनंद जी ने किस तरह से पढ़ाई की, किस तरह से उन्हें कविताएं लिखने में रुचि उत्पन्न हुई, इस बारे में वो लिखना चाहते थे, उन्होंने लिखा है। तो आज ये लेसन पढ़ रहे हैं। ये बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड लेसन है, इसलिए मैंने इस पर वीडियो बनाने की सोची। इसके साथ दूसरे चैप्टर्स भी हम लेंगे धीरे धीरे। वो चैप्टर्स भी उस चैप्टर्स की वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड हो जाएंगी, आप देखते रहिए। तो आज हम पढ़ रहे हैं जूझ, जो कि आनंद यादव की है। पाठशाला जाने के लिए मन तड़पता था, लेकिन दादा के सामने खड़े होकर यह कहने की हिम्मत नहीं होती थी कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, यानी कि मैं पढ़ूँगा। डर लगता था कि हड्डी पसली एक कर देंगे, लेकिन मैं इस ताक में रहता था कि कोई दादा को समझा दे। मुझे इसका विश्वास था कि जन्म भर खेत में काम करते रहने पर भी कुछ हाथ नहीं लगेगा, और जो बाबा के समय था वो दादा के समय नहीं रहा। यह खेती हमें गड्ढे में ढकेल रही है। यानी कि आनंद कह रहे हैं कि उन्हें पढ़ने की बहुत ज़्यादा रुचि थी, और वो ये चाहते थे कि उनके पिताजी यानी कि दादा को कोई उन्हें समझा दे कि वो मुझे पाठशाला जाने दे। और उन्हें ये बहुत ही कम उम्र में समझ चुके थे कि खेती बाड़ी में उन्हें उतना ज़्यादा मुनाफा नहीं होगा जितना कि पढ़ लिख के होगा। और जो कि उनके दादा के समय यानी कि उनके बाबा के समय था, वो दादा के समय नहीं था, यानी कि पिताजी के समय वो नहीं रहा। और ये खेती के कारण उन्हें वो सब जो उन्हें उनका जो घर है, परिवार है, वो खड्डे में जा रहा है, ये उन्हें ऐसा लगता था। पढ़ जाऊंगा तो नौकरी लग जाएगी, 4 पैसे हाथ में रहेंगे, विठोबा अन्ना की तरह कुछ धंधा कारोबार कर लूँगा, किया जा सकेगा। अंदर ही अंदर इस तरह के विचार चलने लगे थे। दिवाली बीत जाने पर महीना भर ईद पैरने का कोल्हू चलाना होता था। कोल्हू जरा जल्दी शुरू कर दिया तो दादा की समझ में ईख की अच्छी खासी कीमत मिल जाती। यह उनकी समझ से कुछ हद तक सही थी। जब चारों ओर कोल्हू चलने लगे तो बाजार में गुड़ की बहुतायत हो जाएगी और भाव नीचे उतर जाते। उस समय नंबर 1 और नंबर 2 का जो गुड़ होता था ना, वो बहुत बिकता। और हमारे खेतों में पर जो उनके खेतों का जो गुड़ था वो 3 नंबर का गुड़ होने के कारण कोई उसे पूछता नहीं और भाव कम हो जाता। इस कारण उनके पिताजी वो जो गुड़ बनाने की प्रक्रिया वो बहुत जल्दी की उनको शुरुआत कर देते थे। बाकी के किसान दूसरे ढंग से विचार करते थे। उनका मत था कि यदि ईख को और कुछ दिन खेतों में खड़ी रहने के लिए रख दिया गया तो गुड़ ज़रा ज़्यादा निकलता था। देर तक खड़ी रहने पर ईख के रस में पानी की मात्रा कम होती थी और रस गाढ़ा हो जाता था। यानी कि वो कह रहे थे कि जो ईख यानी गन्ना जो रहता है ना, वो ज़्यादा देर तक अगर खेतों में रहेगा तो उसमें जो पानी की मात्रा कम हो जाएगी और उसका जो रस है वो बहुत ज़्यादा मीठा भी हो जाएगा और वो रस से ज़्यादा मात्रा में गुड़ बना सकते हैं। देर तक खड़ी रहने वाली ईख का रस में पानी की मात्रा कम होती है ना, और रस गाढ़ा हो जाता है। इसके कारण उनका जो गुड़ था वो ज़्यादा गुड़ निकलता था। लेकिन दादा की समझ से गुड़ ज़्यादा निकलने की अपेक्षा भाव ज़्यादा मिलना चाहिए, इसलिए सारे गांव भर में हमारा कोल्हू सबसे पहले शुरू होता था। यानी कि उसके पिताजी समझते थे कि जो गुड़ है वो बहुत ज़्यादा निकलने से ज़्यादा अपेक्षा
कम गुड़ में ही उनका भाव अधिक मिल जाए, ये ज़्यादा ज़रूरी था। इसलिए उनके जो दादाजी थे यानी पिताजी, वो जल्दी कोल्हू चला के गुड़ बना के बेच देते थे। इसी कारण वो इस वर्ष भी शुरू हुआ और हमें उससे जल्दी निपट गए, आगे के काम में लग गए। सभी जन धूप में लेटे हुए थे। माँ धूप में कंडे ढाप रही थी। मैं बाल्टी में पानी भर भर के उन्हें दे रहा था। कुछ न कुछ बातचीत कर रहे थे वो दोनों। हम दोनों ही थे, इसीलिए उनके माताजी और वो आनंद जी ही थे, तो इसलिए उन्होंने माँ से बात करनी चाहिए कि वो अपने पढ़ाई के बारे में बात करनी चाहिए माताजी से, कि मैं अपने पढ़ाई की बात छेड़ दी। वो ऐसे सोचने लगे और उन्होंने अपनी बात छेड़ दी। माँ ने कहा, अब तू ही बता मैं क्या करूँ। पढ़ने लिखने की बात की तो बरहेला सूअर की तरह गुर्राता है, यानी उनका जो पति है वो गुस्सा करता है। मुझे मालूम है माँ के मन में जंगली सूअर बहुत गहराई से बैठा हुआ था। अब मड़ा मड़ा हिंदी शब्द मराठी शब्द है, उसका अर्थ होता है खेती। यानी कि अब खेती में सभी काम बीत गए हैं, लेकिन मेरे लिए अब कुछ तो करना नहीं रह गया। इसलिए कहता हूँ तू दादाजी राव साहब सरकार से मेरे पढ़ने की बात कहे। तो आनंद जी क्या कह रहे हैं कि अब वो कह रहे हैं कि खेती के काम तो हो चुके हैं, कोल्हू के काम हो चुके हैं, गुड़ बेच चुके हैं, अब खेती में इतना काम नहीं रह गया। तो अब क्या करो कि अब जो दत्ताजी राव है सरकार है, उनके गांव के सरपंच रहे होंगे, उनसे उनकी पढ़ाई की बात करें। आज ही रात को उनसे उनके यहाँ चलेंगे, मैं चलूँगा तेरे साथ। तो उन्हें सब कुछ समझाकर बता दे, वो तो वह दादा को ठीक तरह से समझा देंगे। अब उन आनंद जी ने क्या किया, एक ट्रिक निकाली कि चलो किस तरह से तो उन जो दत्ताजी राव से दादा से बात कराएंगे तो उन शायद वो पाठशाला में भेज दे। ठीक है चलेंगे, माँ ने कहा। हाँ तो की, लेकिन अंदर से माँ के स्वर में उदासी थी। मुझे भी मालूम था कि इतना कहने पर भी कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन वह मेरा मन रखने के लिए जाने को तैयार हो गई। मेरी तड़पन बहुत समझती थी। 7वीं तक पढ़ाने की उनकी मन की तैयारी थी, लेकिन दादा की आगे उनकी बस नहीं चलती थी। यानी कि उनकी माँ तो उन्हें 7वीं तक पढ़ाने की सोच रही थी, लेकिन उनके जो पिताजी है उन्होंने पढ़ाई रोक दी। इस वजह से उनकी माँ कुछ बोल नहीं सकी। रात को मैं और माँ दत्ताजी राव देसाई के यहाँ गए। माँ ने दीवार के सहारे बैठकर दत्ताजी राव से सब कुछ कह दिया। वह भी इस बात से सहमत हो गई। माँ ने यह भी बता दिया कि दादा सारे दिन बाजार में रखमाबाई के पास गुजारते हैं, खेती के काम में हाथ नहीं लगाते। माँ ने देसाई से यह विश्वास दिलाया कि दादा के सारे गांव भर आज़ादी से के साथ घूमने को मिलता रहे, इसीलिए उसने मेरी पढ़ाई बंद कर दी, मुझे खेती में जोत दिया। और यह सुनते ही देसाई दादा पर चिढ़ गए। बोले, आने दे अब उसे, मैं उसे सुनाता हूँ कि कुछ नहीं, अच्छी तरह से देखते हैं क्या होगा। उठते उठते मैंने भी दत्ताजी राव से कहा, अब जनवरी का महीना है, अब परीक्षा नज़दीक आ गई है। मैं यदि कुछ अभी भी कक्षा में जाकर बैठ जाऊं और पढ़ाई की दुहराई कर ली तो 2 महीने में 5वीं की सारी तैयारी हो जाएगी। मैं परीक्षा में पास हो जाऊंगा, इस तरह मेरा साल बच जाएगा। अब खेती में ऐसा कुछ काम नहीं, मेरा पहले ही इस वर्ष का बेकार चला गया है। यानी कि आनंद जी ने कहा दत्ता जी से कि इस साल मेरा वैसे ही साल बर्बाद हो जाएगा, अगर मैं 2 महीने के अंदर परीक्षा की अच्छे से तैयारी करके परीक्षा दूंगा तो हो सकता है वो 5वीं पास हो जाए। ठीक है, अब तुम दोनों अपने घर जाओ, जब वह आ जाएगा तो मेरे पास भेज देना, और उसके पीछे से घड़ी भर बाद तू भी आ जाना रे छोरे। ऐसे दत्ताजी राव ने कहा कि जब पिताजी को भेज देना और कुछ समय के बाद तुम भी आ जाना। जी कहकर हम खड़े हो गए। उठते उठते हमने यह भी कहा कि
हमने यहाँ आकर ये सभी बातें कहें ये मत कहना, नहीं तो हम दोनों की खैर नहीं। माँ अकेली साग सब्जी देने आई थी, ये बता देना तो अच्छा होगा। तो उन दोनों ने ये कहा दत्ता जी से कि अगर पिताजी को ये बात पता चलेगी कि हमने पाठशाला जाने की बात कही है आपसे, तो वो तो हम दोनों को छोड़ेंगे नहीं, इसलिए ये बात उनसे मत कहना। ठीक है ठीक है, मुझे जो करना है मैं करूँगा। देख, उनके सामने ही तुझसे कुछ पूछूंगा, दत्ताजी राव ने आनंद से कहा। तो निडर होकर साफ साफ उत्तर देना, डरना मत। नहीं जी, मैं माँ के साथ लौट आया। 1 घंटा बाद रात बीते, दादा घर पर आए, मैं घर में ही था। आते ही माँ ने दादा से कहा, साग सब्जी देने देसाई सरकार के यहाँ गई थी, तो उन्होंने कहा है कि कुछ बहुत दिनों से तेरा मालिक दिखाई नहीं देता, खेत में आ जाने पर ज़रा इधर भेज देना। कुछ काम वाम था। दादा दादा ने यानी कि उनके पिताजी ने अधीरता से कहा कि बड़ा जो गांव के बड़े आदमी होंगे उन्होंने अगर बुलाया हो तो वैसे ही सब लोग डर जाते हैं। तो उन्होंने अधीरता से कहा कि कुछ काम था कि उन्हें कुछ ऐसा काम के बारे में कुछ बताया। तो उनके पिताजी माताजी ने कहा, मुझे तो कुछ नहीं बताया उन्होंने, तो मैं हो आता हूँ, तू तब तक रोटी सेक दे, गनपा आए तो उन्हें खेत में पर भेज देना। ऐसे कह के पिताजी निकल गए। आनंदा के पिताजी, दादा तुरंत उठ खड़े हुए। देसाई की बाड़ में बुलावा दादा के सामने के लिए सम्मान की बात थी, यानी कि देसाई जी के यहाँ से बुलावा आया, ये तो बहुत बड़ा सम्मान है। ऐसा करके दादा उनके घर गई। आधा घंटा बीतने के बाद माँ ने मुझे कहा कि अब तू भी जा, और कहना कि जिम ने यानी कि खाना खाने के लिए बुलाया है। अच्छा कह के आनंद गए। मैं पहुंचा तो सरकार मेरी राह देख रहे थे। क्या रे छोरे, क्यों रे छोरे, दादा की बुलाने आया है, अभी खाना नहीं खाया है, बैठ बैठ थोड़ी देर, अभी तो आया है यह मेरे पास। यानी कि उन्होंने कहा कि आनंदा जी ने कहा कि पिताजी को बुलाने आई हूँ, तो उन्होंने कहा कि रुक थोड़ा सा, हमें बात करनी है, बैठ जा थोड़ी देर के लिए। जी मैं बैठता हूँ। धीरे धीरे दत्ताजी राव से पूछने लगे कि कौन सी कक्षा में पढ़ता है रे तू? जी 5वीं में था, किंतु अब नहीं जाता हूँ। क्यों रे? दादाजी ने मना कर दिया, खेतों में पानी लगाने वाला कोई नहीं था। तो उन्होंने गुस्से में दादाजी की तरफ देखा और कहा, क्यों रनपा? हाँ जी, फिर तू क्या करता है? सरकार ने दादा से जिहर करना शुरू कर दिया और सारा इतिहास बाहर निकला। सरकार ने दादा पर खूब गुस्सा किया, उन्होंने दादा की खूब हजामत की और देसाई की मड़ा यानी खेत को छोड़ देने की बात। दादा का ध्यान किस काम की तरफ नहीं रहा। मन लगाकर वह खेत में श्रम नहीं करता, फसल में लागत नहीं लगाता और लुगाई और बच्चों को काम में जोतकर किस तरह खुद गांव भर खुले सांड की तरह घूमता है और बस अब अपनी मस्ती में के लिए किस तरह से छोटे से बच्चे यानी उसके छोरे के जीवन की बलि चढ़ा रहा है। ये सब इतनी सारी बातें दत्ताजी राव कह रहे थे दादा से। दादा के हर एक तर्क पर दत्ताजी की राव ने काट दिया और मुझसे कहा, सवेरे से तू पाठशाला जाता रहे, कुछ भी हो पूरी फीस भर दे उस मास्टर की और मन लगाकर पढ़ाई कर, किसी भी तरह साल नहीं मारा जाए, यानी कि साल बर्बाद न हो। दत्ताजी ने उनके सामने कह दिया कि अब तू कल से पाठशाला चला जाना, अच्छे से पढ़ाई कर लेना। यानी कि आनंदा ने अब पिताजी को मनवा लिया दत्ताजी के थ्रू ना। यदि उसने मुझे पढ़ने नहीं भेजा तो सीधा चला आना इधर, यानी कि उन्होंने ये भी कहा कि अगर पिताजी ने नहीं भेजा स्कूल में तो सीधा यहाँ आ जाना और मेरे घर में जो बचा कुचा काम होगा ऊपर वाला वो कर लेना और अपनी पढ़ाई पूरी कर देना, मैं तुम्हें पूरा पढ़ा लूँगा।
मैं तुझे पढ़ा दूंगा, इसके इस पास ज़रा सा ज़्यादा बच्चे हो गए, इसीलिए तुम्हारे साथ कुत्तों की तरह बर्ताव करता है। ऐसे उन्होंने गुस्सा किया। मैंने मना कब किया है जी? उनको ज़रा गलत सलत आदत पड़ गई थी, इसीलिए पाठशाला से निकाल कर ज़रा नज़रों के सामने रख दिया। यानी कि पिताजी कह रहे हैं कि इसको गलत सलत आदत लग गई, इसलिए मैंने पाठशाला से निकलवा लिया इसका नाम। कैसी आदत? चाहे जैसी, यहाँ वहाँ कुछ भी करता है, कभी कंडे बेचता है, कभी चारा बेचता है, कभी सिनेमा जाता है, कभी खेलने जाता है। खेती और घर के काम में इसे बिल्कुल ध्यान नहीं रहता। दादा ने मेरे ऊपर अचानक हल्ला बोल दिया। यानी कि वो कह रहे हैं कि उनके दादा ने अचानक बता दिया कि उन्होंने कि ये कंडे बेचता था चुपके से चोरी करके घर के खेतों से, और चारा बेचता था, कभी सिनेमा चला जाएगा, कभी खेलने चला जाएगा, और घर खेती में उसका कुछ ध्यान नहीं रहता है। अब क्यों रे छोकरे? नहीं जी, कभी एक बार मेले में पट्टा पर पैसे लगा दिए थे। दादा तो कभी भी सिनेमा के लिए पैसे नहीं देते, इसलिए खेत पर गोबर बीन बीन कर माँ से कंडे थपवा लिया थे। यानी कि वो कहते कि नहीं जी, कभी तभी पैसे लगवा दिए थे मेले में, और दादाजी तो बेचते नहीं सिनेमा, इसलिए कभी कभार देख लिया होगा। और जो खेतों में गोबर जब गाय या जो पशु पालते हैं ना, वो इधर उधर जाते समय गोबर इधर उधर डाल देते, उसे बीन बीन के यानी चुन चुन कर वो लाता था, और उनकी माँ से उसके कंडे बनवा कर उसे बेचता था, और उसी से वो कपड़े भी बनवा लेता था। और उसी समय वो एक बार सिनेमा भी गया था। मैंने भी झूठ सच मिलाकर ठोक दिया है। यानी कि आनंदा कह रहे थे कि ऐसे करके उन्होंने ऐसे कुछ बता दिया। अब यह सब बंद कर और सिर्फ पढ़ाई में मन लगा। ना पास नहीं हुआ है कभी? यानी कि वो पूछ रहे हैं कि कभी फेल तो नहीं हुआ? नहीं जी, पाठशाला जाना ही बंद कर दिया, इसलिए परीक्षा ही नहीं दी। अच्छा अच्छा, तू अब घर जा और सवेरे से पाठशाला जाने लगा। जी। मैं उठ खड़ा हुआ। बाहर निकलते निकलते मैंने सुना, अरे बच्चे की जात है, एक आध वक्त सिनेमा चला गया तो क्या हुआ? एक आध बार खेलने के लिए लग गया तो क्या हुआ? इस बात से क्या उसकी पढ़ाई लिखाई बंद कर देंगे? ऐसे दत्ता जी राव कह रहे थे। जी, बाप आप कहते हैं तो भेज दूंगा कल से। देखते हैं एक आध वर्ष में कुछ सुधार हो जाए तो। दादा ने मन मारकर हाँ कह ही दी। आखिरकार दादाजी मान गए। इस समय उनकी उसका जो जो बात थी उसे वो मना नहीं कर सके, क्योंकि दत्ताजी राव की। खाना खाते खाते दादा ने उनसे वचन ले लिया कि 11 बजे की जो उनकी पाठशाला थी, दिन निकलते ही खेत पर हाजिर हो जाना, और 11 बजे तक पानी लगा देना उनके खेतों में। खेत पर समय से धीरे धीरे खेत से पाठशाला चला जाना। सवेरे आते समय ही अपने साथ क्या स्कूल के किताब यानी बस्ता घर से ही लेते आना, और छुट्टी होते ही इधर उधर न भागते हुए कहाँ जाना, खेतों पर बस्ता रखकर सीधे खेत में काम में जुट जाना। घंटा भर ढोर चराना, यानी कि जहाँ उनके जो पालतू पशु रहते हैं ना, उनको चरवाना और घर लेके आना। और कभी खेतों में ज़्यादा काम होगा तो वो पाठशाला से गैर हाजिरी लगा लेना। ऐसे ये सब बातें वो दादा उनसे कह रहे थे। तो हाँ, खेतों में काम होगा तो गैर हाजिरी करना ही चाहिए। मैं ऐसे काम बता रहा था जैसे मानो मेरी सारी बातें मंजूर हैं। मन आनंद से उमड़ रहा था। वो आनंद वो उन्हें बहुत खुशी हो रही थी कि अब हम यानी कि वो पाठशाला जाएंगे। हाँ, इतना मंजूर तो पाठशाला जाना, नहीं तो यह पढ़ना लिखना किस काम का है। ऐसे उनके पिताजी ने कहा कि ये सब तुम कर लोगे तो ही पाठशाला जाना, नहीं तो तुम्हारी पढ़ाई लिखाई तो किस काम की है। मैं सवेरे शाम खेतों में आता जाता रहूँगा ना। ऐसे कहकर आनंदा ने उनके पिताजी की बात काट दी। हाँ, यदि नहीं आया तो किसी दिन देखना, गांव में जहाँ मिलेगा वहाँ कुचलता हूँ कि नहीं तुझे।
तेरे ऊपर पढ़ने का भूत सवार हुआ है ना, मुझे मालूम है। बारिस्टर नहीं बना होने वाला है तू। दादा बार बार कुर कुर कर रहा था, यानी कि उन दादाजी को तो गुस्सा आया कि अब उन्हें तो भेजना नहीं था पाठशाला, क्योंकि उस समय के जो माता पिता थे उन्हें इतना शिक्षा का इतना महत्व मालूम नहीं था। इसलिए उनको लगता था कि पढ़ाई करने से अच्छा तुम खेतों का काम सीख लो। तो अब उनको क्योंकि कहा गया था, इसलिए उन्होंने जबरन अपने बेटे को पाठशाला भेजना पड़ा। रोते रोते धोते पाठशाला फिर से शुरू हो गई। गर्मी, सर्दी, हवा, पानी, वर्षा, धूप, प्यास आदि का कुछ भी ख्याल न करते हुए खेती के काम में चक्की की तरह और 11 से 5 बजे तक पीसते रहने से छुटकारा मिल गया। यानी कि अब आनंदा कह रहे थे कि अब तो 11 से 5 बजे तक मैं पाठशाला में रहूँगा और इस बीच में जो खेती का काम करता था उससे मुझे छुटकारा मिल गया। इस चक्की की तरह मास्टर की यानी कि जो खेतों में काम जो करना पड़ता था उससे अच्छा तो मुझे मास्टर की छड़ी अच्छी लगती थी। उनका मार भी मैं खा लूँगा, लेकिन मैं पढ़ने तो जाऊँगा, उसे मैं सहज ही सहन कर लेता था। किसे छड़ी को। दोपहरी भर की कड़क धूप का समय पाठशाला की छाया में व्यतीत हो रहा था। गर्मी के 2 महीने आनंद में बीत गए। फिर से 5वीं में जाकर बैठने लगा। अब वो पाठशाला गए, अब फिर से वो 5वीं में जाके बैठ गई। और क्या हुआ कि क्योंकि वो 5वीं में परीक्षा दी ही नहीं थी, तो इसलिए 5वीं में नापास करके उनकी टिप्पणी वो रजिस्टर में पहले से ही थी। इस वजह से उनको रीएडमिशन करने की ज़रूरत नहीं कि फिर से वो पाठशाला में अपना नाम नोंदनी करने की उन्हें ज़रूरत नहीं थी। पहले दिन कक्षा में गया तो गली के 2 लड़कों को छोड़कर कोई भी पहचान का नहीं था। मेरे साथ के सभी लड़के आगे चले गए थे। मेरी अपेक्षा कम उम्र के और मैं जिन्हें कम अकल का समझता था उन्हीं के साथ अब बैठना पड़ेगा। यह बात कक्षा में पहुंचने पर मुझे समझ में आई और मन खट्टा हो गया। भारी अपरिचित जैसा एक बेंच में एक सिरे पर कोने में जाकर बैठ गया। अब उनको बहुत बुरा लगा कि अब यहाँ पे जो कक्षा में जो बाकी विद्यार्थी हैं वो तो अपरिचित है और जो मेरे साथ के थे वो तो पास होके आगे चले गए हैं, और ये जो मेरे से छोटे उम्र के हैं वो बच्चे जो कम उम्र के हैं और अपने से छोटे लोगों को समझते हैं ना कि इसे कम अकल रहती है, ये कम समझते हैं, तो वो समझता था कि कम उम्र के कम अकल के लड़कों के साथ अब मुझे बैठना पड़ेगा, और इस वजह से उनको बहुत बुरा सा फील हो रहा था। मास्टर कौन है इनका पता नहीं था। पुरानी किताबें और पुरानी कापियों की कक्षा में कोई संबंध नहीं था। फिर भी लट्ठे से बने थैले में लेके आया। बस अड्डे में कोई लड़का कैसे अपनी पोटली संभाले फिर किसी इंतज़ार में बैठे हुआ होता है, उसी तरह से मैं अपनी पढ़ाई को पुरानी धरोहर समझकर बैठा हुआ था। क्या नाम है रे मेहमान? नया दिखाई देता है या गलती से इस कक्षा में आकर बैठ गया? इस कक्षा के सबसे ज़्यादा शरारती चौहान के लड़के के सामने आकर खिल्ली उड़ाने का स्वर में पूछा उसने। चौहान का लड़का बहुत ज़्यादा शरारती था, उसने उसकी खिल्ली उड़ाई और आगे बोलने लगा। और मेरे ध्यान में आया कि मेरी पोशाक अजनबी सी जैसी है। बालूगढ़ की लाल माटी के रंग में मलमेटी हुई धोती और गमछा पहनकर मैं अकेला ही कक्षा में था। यानी इस तरह के जो वस्त्र यानी कि ड्रेसअप था उनका, वो बहुत ही अजीब सा लग रहा था। देखते देखते तुम्हारा गमछा देखे तुम्हारा गमछा, कहते हुए उसने मेरा गमछा खींच लिया और गया। अब मेरा गमछा, ऐसा सोचकर उन्होंने कहा कि उस लड़की ने, चौहान के लड़के ने, देखो देखो तुम्हारा गमछा दिखाओ करके छीन लिया। और ये मेरा गमछा करते करते वो उस चौहान के लड़के ने वो पूरा बोलने से पहले वो छीन लिया और पूरी कक्षा में इसकी खींचातानी होगी, फट जाएगा।
और मैं ये सोचकर रुआ सा हो गया, यानी उसे रोने जैसा हो गया, लेकिन वैसा कुछ हुआ ही नहीं। उस लड़के ने अपने सिर पर लपेट लिया और मास्टर जी की नकल करते हुए उसे उतार कर टेबल पर रखकर उसके सिर पर अपने सिर पर हाथ फेरते हुए हुश करके आवाज़ की। इतने में मास्टर आ गए और गुंडा झट से अपने जगह पर जाकर बैठ गया, यानी कि जो चौहान का लड़का था उसको गुंडा कहा और कहा कि वो जाके छत से आके अपनी जगह पर बैठ गया कि अब मास्टर जी आ गए, अब उसे अच्छे से बिहेव करना है। मेरा गमछा जो था वो टेबल पे रह गया। पहले दिन ही इस घटना से मेरा दिल धड़कन बढ़ा दी और छाती में धड़ धड़ होने लगी। आनंदा कह रहे हैं कि पहले दिन में ये सब हो गया तो उनकी और धड़कन सी बढ़ गई। रनवरे मास्टर जी कक्षा में आए। टेबल में मलमेटा गमछा देखकर उन्होंने पूछा, किसका है रे? मेरा है मास्टर। तू कौन है? मैं जकाते हूँ। पिछले साल फेल होकर इसी कक्षा में बैठा हूँ। गमछा ले जा पहले। उसने छड़ी से मेरा गमछा उठाकर नीचे डाल दिया और उसे उठाने गया तो यहाँ क्यों रखा है रे मूर्खों की तरह? ऐसे मास्टर जी ने कहा। मैंने नहीं रखा, उस लड़के ने मेरे सिर से छीन लिया और यहाँ रख दिया। यह चौहान का लड़का, यानी कि यह चौहान का बच्चा किसी बात के उठक बैठक पटक करता रहता है। कहते हुए मास्टर जी उस लड़के की ओर चले गए। मास्टर ने मेरे बात से और भी पूछताछ की, मेरे बारे में पूछताछ की, यानी आनंदा के बारे में पूछताछ की और वामन पंडित की कविता पढ़ाने लगे। यानी कि नया लड़का आया था तो थोड़ी सी उन्होंने उससे पूछताछ की कि कहाँ से आए हो, कैसे हो, कौन सी कक्षा में थे पिछली बार, और कौन, इस तरह से पूछा होगा। और फिर वो अपनी जो वामन जी की कविता वो पढ़ाने लगे। बीच की छुट्टी में धोती की कांच इस लड़के ने 2 बार छीनने की कोशिश की। यानी कि जो चौहान का लड़का था ना, उसने 2 बार धोती भी खींचने की कोशिश की, लेकिन फिर दीवार की तरह जो लेखक है वो पीट करके बैठ गया और पूरी छुट्टी होने से पहले वो वहाँ से उठा ही नहीं। खिलौने की तरह, कैसे खिलौना होता है ना, वो कौवा का बच्चा अगर खिलौने की तरह रख दिया तो कौवा कैसे चारों तरफ से उसे चोंच मारता है, वैसे ही मेरा हाल हो गया था और मेरी ही पाठशाला में मुझे चोंच मार मार कर घायल कर रही थी। वो कह रहे हैं कि अब वो पाठशाला मुझे ही घायल कर रही थी। घर जाते समय सोच रहा था कि लड़के मेरी खिल्ली उड़ाते हैं, धोती खींचते हैं, गमछा खींचते हैं, तो इस तरह कैसे निभाव वह होगा। नहीं जाऊंगा मैं पाठशाला, इससे तो मेरी खेती अच्छी थी, चुपचाप काम करता रहे। गली में 2 ही लड़के थे कक्षा में, वह भी कुछ कमज़ोरी थे, ये क्या मेरी मदद करेंगे। ऐसे वो सोच के अपने घर की तरफ जा रहा था। मन उदास हो गया। 4वीं और 5वीं तक पाठशाला अपनी लगती थी, लेकिन यानी कि वो कह रहे हैं कि 4वीं 5वीं तक तो मुझे अपनी पाठशाला, यानी स्कूल जो रहता है ना, बच्चों को अपना अपना सा लगता है मेरा स्कूल है, वैसे ही वो आनंदा को लगता था कि जो पाठशाला है ये तो मुझे अपनी लगती थी, लेकिन अब एकदम पराई पराई से जैसे लगने लग रही है उनको। और अपना यहाँ तो कोई है ही नहीं, क्योंकि उनके जो दोस्त थे, सहपाठी थे, वो पास होकर ऊपर वाली कक्षा में चले गए थे। सवेरे हो जाने पर मैं उमंग से उठा, फिर पाठशाला चला गया। माँ के पीछे पड़कर एक टोपी और 2 नाड़ी वाली चड्डी मेलखाऊ रंग की, यानी कि जिसमें अगर मिट्टी वगैरह भी लग जाए ना तो दिखाई ना दे, ऐसे रंग की 8 दिनों में बनवा ली थी माँ से कह के। और चड्डी पहन के वो क्या करते थे, पाठशाला में जाते और धोती पहनकर खेत में जाकर काम शुरू कर दिया। धीरे धीरे लड़कों का परिचय बढ़ गया। मंत्री नामक मास्टर कक्षा के अध्यापक के रूप में बीच में आए। वे प्राय छड़ी का उपयोग नहीं करते थे। वो क्या करते थे, छड़ी का उपयोग नहीं करते थे, लेकिन हाथ से गर्दन पकड़कर पीठ पर घूसा लगाते थे, ऐसे जोर से। पीठ पर एक जोर का बैठते ही लड़का
हुक भरने लगता था और लड़कों के मन में उनकी दहशत यानी कि डर लगता था कि अब ये जो मास्टर साहब है वो बहुत पीटेंगे, इससे अच्छा चुपचाप से कक्षा में बैठे उधम न मचाए। इस कारण उधम करने वाले लड़कों की प्राय मौका नहीं मिलता था। पढ़ने वाले लड़कों की शाबाशी मिलने लगी। जो पढ़ने वाले लड़के थे उन्हें तो शाबाशी मिलती थी और जो उधम करने वाले थे उन्हें भी एक दो हाथ पड़ जाते थे मास्टर जी की। मंत्री मास्टर गणित पढ़ाते थे और एक आध सवाल जो गलत हो जाए तो वह अपने पास बुलाकर समझा भी देते थे। एक आध लड़के की कोई मूर्खता दिखाई दी तो वो उसे वहीं के वहीं ठीक कर देते थे। इसीलिए सभी उनसे उनके सामने जो उनका सभी बच्चों का क्या पसीना छूटने लगता था, यानी कि ये एक मुहावरा हो गया, पसीना छूटना। सभी लड़के घर में पढ़ाई करने के लिए घर से पढ़ाई करके ही आने लगे थे। अब क्योंकि मास्टर जी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे और कुछ गलती हो जाती थी तो वो मास्टर जी वहीं के वहीं वो निपटारा कर देते थे बच्चों का। तो इस वजह से सब बच्चे अब पढ़ने लगे थे कि कहीं हमारी गलती हो जाए वो मैथ्स में और कहीं उनको पिटाई ना हो जाए। इस वजह से वो पढ़ के ही घर से आते थे। वसंत पाटिल नाम का एक लड़का था। वो दुबला पतला सा था और बहुत ही होशियार था। उसके सवाल हमेशा सही निकलते थे। स्वभाव से वो बहुत शांत था, हमेशा पढ़ने में लगा रहता था, घर से पूरी तैयारी करके आता था। दूसरों के सवालों की जांच यानी कि जो रहते हैं ना बच्चे अगर बहुत होशियार रहते हैं, कभी कभी टीचर्स उनसे कॉपी चेक कराती हैं, तो उसे ही दूसरों के सवालों की जांच करता था। कौन? वसंत पाटिल। मास्टर ने उसे कक्षा का मॉनिटर बना दिया। हमेशा पहली बेंच में बैठता और बिल्कुल मास्टर जी के पास में। कक्षा में उसकी सम्मान था, यानी क्योंकि वो पढ़ा बहुत ही होशियार था, अच्छे नंबर लाता था, शांत था, इस वजह से उसका एक सम्मान सा था कक्षा के अंदर। मुझे यह लड़का मेरी अपेक्षा छोटा लगता था, यानी वो कहते हैं कि ये लड़का क्योंकि मेरे बाद आया 5वीं में, वो मैं तो उससे पहले ही 5वीं में पहुंच चुका था, इस वजह से ये मेरे से छोटा है। और उसके साथ ही क्योंकि मैं सबसे पहले 5वीं में आया तो मॉनिटर तो मुझे बनाना चाहिए, तो इस लड़के को क्यों बनाया, इस करके उनको वो ऐसा सोचते थे कि 5वीं मैं उससे पहले ही 5वीं में पहुंच गया था, गलती से पिछड़ गया हूँ, इसीलिए मास्टर की कक्षा में मॉनिटर मेरे हाथ में सौंपनी चाहिए, मुझे ऐसा लगने लगा। दूसरी तरफ वो ऐसे सोचते थे कि ठीक है, मुझे तो 2 महीने में 5वीं की तैयारी करनी है और अच्छे नंबर से पास होना है। कक्षा में दंगा करना और पढ़ाई की उपेक्षा करना, यानी कि पढ़ाई की तरफ ध्यान न देना, ये मेरे लिए मुनासिब नहीं है इस तरह से काम करना, इसलिए मुझे पूरे ध्यान से पढ़ना लिखना चाहिए। हमें तो इस कक्षा में ऊपरी है और मैं नहीं भूलना चाहता। वो ये नहीं भूलना चाहते कि वो इस कक्षा में पास होने के लिए आए हैं। अब इन सब बातों के कारण मेरा ध्यान पढ़ाई की ओर लगता था। वो सोचते थे, इसलिए वो क्योंकि वो खुद ही पाठशाला जाने के लिए उन्होंने जिद की थी और इस वजह से उन्हें पढ़ाई लिखाई का बहुत ज़्यादा महत्व उन्हें बहुत कम उम्र में पता चल चुका था। वसंत पाटिल की पढ़ाई की तरह ही पढ़ाई का काम करने लगा। अब वो क्या करते थे कि जो वसंत पाटिल है पढ़ने में बहुत अच्छा था, तो जैसे वो करता था वैसे वैसे आनंदा भी करते थे। मैंने अपनी किताबों की उन्होंने क्या किया, उनकी किताब जो थी उनके ऊपर अखबार का जो पेपर होता है ना, वो उसका कवर चढ़ा दिया। अपना बस्ता व्यवस्थित रखने लगे। अब वो भी ठीक ठाक से रहने सहने लगे। उन्होंने बस्ता ठीक रख लिया, किताबें ठीक से उसकी कवर चढ़ा दिए, फटे ना, इसलिए हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ने बैठता था और वो हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ते रहता था। उसने यदि कुछ कक्षा में कोई शाबाशी का काम किया, यानी वसंता ने कुछ शाबाशी का काम किया, तो मैं भी दूसरे दिन वैसा ही कुछ करने लगता था। जैसे कि कुछ वसंत ने कुछ अच्छा काम किया पढ़ाई लिखाई में, या कुछ कविता सुना दी, या कुछ कोई टेबल सुना दिया से कक्षा के 5वीं की कक्षा के हिसाब से, तो दूसरे दिन आनंदा भी वैसे ही करने के सोचते थे और करते थे, ताकि कि जो कक्षा के अध्यापक हैं
वो भी उनकी तारीफ करेगी। मन की एकाग्रता के कारण गणित झटपट से समझने लगा, क्योंकि अब वो पढ़ने लगे थे, पढ़ने में उनका मन लग गया था। तो मन लगा के पढ़ोगे तो कोई भी चीज़ आपको समझ तो आ जाएगी जल्दी से। इसलिए अब उनसे क्या होते थे, मैथ्स के सवाल जो सॉल्यूशंस है वो बहुत ही अच्छे से कर लेते थे। कभी कभी वसंत पाटिल के साथ साथ एक तरफ से वह और दूसरी तरफ से मैं लड़कों के सवालों की जांच करने लगते। तो अब क्या हुआ, क्योंकि ये भी होशियार होने लगे, ये इनको भी समझ आने लगी। तो अध्यापक क्या करते थे, एक तरफ से वसंता को कहते थे और दूसरी तरफ से आनंदा को कहते कि अब तुम दूसरे विद्यार्थियों की किताब कॉपियाँ जो हैं वो चेक कर लो। इसके कारण मेरी और वसंता की दोस्ती जम गई। एक दूसरे की तरह सहायता की से कक्षा में हम अनेक काम करने लगे। अब क्या किया, उनकी दोस्ती भी बन गई और एक दूसरे के साथ वो बहुत से काम एक साथ करने लगे। मास्टर जी मुझे आनंदा कहकर बुलाने लगे। अब जो मास्टर जी उन्हें आनंदा कहने लगे और उन्हें ये कहना बहुत ही अच्छा लगता था। और वो सोचने लगे कि सबसे पहले उनकी माँ ने उन्हें आनंदा कहती थी और अभी वो बहुत ही कम कहती है आनंदा। मास्टर जी के इस अपनेपन के व्यवहार के कारण, वसंत की दोस्ती के कारण अब पाठशाला में उनका विश्वास बढ़ने लगा था। नवा सौंदलगेकर मास्टर साहब जो थी वो मराठी पढ़ाने आई थी उस विद्यालय में। सौंदलगेकर मराठी पढ़ाते थे और ये उनकी मराठी पढ़ाने के जो तरीका था, इस वजह से आनंदा को यानी आनंद जी को जो लेख लिखने में, कविता लिखने में किस तरह से रुचि हुई, इस पर हम इसके आगे वाले पार्ट में पढ़ रहे हैं। पढ़ाते समय वह स्वयं रम जाते थे, यानी कि कह रहे हैं कि जो मराठी के टीचर थे वो पढ़ाते समय वो खुद ही रम जाते थे। और विशेषतः वे कविता बहुत ही अच्छी तरह से ढंग से पढ़ाते थे। सुरीला गला उनका जो सुरीला गला था वो बहुत ही अच्छा था। छंद की बढ़िया चाल और उसके साथ साथ रसिकता थी उनके पास क्या थी, मास्टर जी के पास। पुरानी और नई जो मराठी कविताओं के साथ साथ उन्हें अनेक अंग्रेजी कविताएं कंठस्थ थी, यानी कि उनको सभी मुँह जुबानी याद थी। अनेक छंदों की लय, गीत, ताल उन्हें अच्छी तरह से आते थे। पहले वे एकाध कविता गाकर सुनाते, फिर बैठकर अभिनय करके भी दिखाते थे। वो क्या करते थे, पहले एक आध कविता गाकर सुनाते थे, समझा देते थे, फिर अब बैठ जाते थे अपने चेयर पर और बैठे बैठे उस कविता को अभिनय करके भी वो दिखा देते थे और कविता का भाव ग्रहण कराते थे। इसी भाव की किसी अन्य कवि की कविता को भी सुना देते थे। अब उन्हीं के साथ साथ वो क्या करते थे कि किसी और की कविता साथ साथ सुना देते थे। बीच में कवि यशवंत, बोरकर, तांबे, गिरीश, केशव कुमार इत्यादि जो ये सब कवि हैं, इत्यादियों के सभी मुलाकात के संस्मरण सुनाते थे। वह स्वयं भी एक कविता करते थे। यदि आ गई तो वह अपने ही एकाध कविता सुना देते थे। यदि अगर उनके पास समय होगा तो वो अपनी खुद की भी कविता एकाध कविता सुना के देते थे कक्षा में। यह सब सुनते हुए, अनुभव करते हुए मुझे भान ही नहीं रहता था, यानी कि अब रहता है ना कि एक बच्चे का इंटरेस्ट कहाँ है। उन्होंने कहा कि बच्चों का इंटरेस्ट कैसा रहे तो पता चलता है ना। तो उनको ये सब जो मास्टर जी कविता गाकर सुनाते थे या अभिनय करके सुनाते थे, ये आनंदा को बहुत अच्छा लगता था और वो खुद वो मास्टर जी के हाव भाव को देखकर वो कविता तो समझ जाते थे पर उसकी गहराई को वो आत्मसात करते थे। मैंने अपनी आँखों और कानों में प्राणों की, मतलब वो अपनी आँखों और कानों को प्राणों की सारी शक्ति लगाकर दम रुक कर मास्टर के हाव भाव, ध्वनि, गति, चाल, रस सबको वो पीता रहता था। मतलब उन्हें इतना आनंद आता था कि वो मास्टर के हर एक क्षण को वो अनुभव करते थे। सुबह शाम खेत में पानी लगाते हुए, ढोर चराते हुए अकेले में घूमने लगी
और वह सारी कविताएं मास्टर जी के हाव भाव और यति गति, यानी कि जो कविताओं के और कहने का जो ढंग है, आरोह व अवरोह के अनुसार वो आनंदा खेतों में खुद अकेले में गुनगुनाते थे। इन कविताओं के अर्थों को से खेलते हुए मैं आगे पीछे आता जाता था। मास्टर जी जिस प्रकार बैठते हुए अनुभव करते थे, मैं पानी लगाते लगाते वैसे अनुभव अभिनय करता था। यानी कि जिस तरह से मास्टर जी अभिनय करते थे कक्षा में, वैसे वो खेतों में काम करते करते हुए पानी लगाते लगाते अभिनय करता थे। क्यारियाँ पानियों में कब की भर गई और इसका कारण भान ही नहीं रहता था कि पानी बहुत ज़्यादा हो गया है, फिर भी उनको ध्यान ही नहीं रहता था और वो अपने आप में मस्त रहते थे। मास्टर की चाल की दूसरी कविताएं भी पढ़ ली थी, इसका पता भी मुझे उसी समय लग गया था। इन कविताओं के साथ खेलते हुए मुझे दो बड़ी शक्तियाँ प्राप्त हुई। पहले ढोर चराने हुए और पानी लगाते हुए, दूसरे काम करते हुए अकेलेपन मुझे खटकता था। पहले वो आनंदा कहते हैं कि पहले कैसे वो खेतों के काम करते थे, उस समय उन्हें बहुत अकेलापन लगता था कि मैं अकेला हूँ, किसी से बात कर ले, हंसी मजाक कर ले, जोक कर ले तो समय बीत जाता था। पर अब उन्हें उस तरह का जो अकेलापन है वो उन्हें नहीं लगता था। मैं अपने आप में ही खेलने लगा था। उल्टा अब तो ऐसा लगने लगा था उनको कि अब तो कि जितना ज़्यादा अकेलापन उन्हें मिले उतना ही अच्छा है कि वो उस समय का सदुपयोग करते हुए वो क्या करें, सदुपयोग करते हुए अपनी कविताओं में चाल भरे और अपनी कक्षा के मास्टर को दिखाएं। इस कारण कविता ऊंची आवाज़ में गाई जा सकती है, क्योंकि वो अब अकेले हैं तो वो बहुत ऊंची आवाज़ में गा सकते हैं। किसी भी तरह अभिनय किया जा सकता है अब, क्योंकि अकेले है तो वो उस पर अभिनय किसी भी तरह कर सकते हैं, उसे थुई थी करके नाच भी सकते हैं। मैंने सोचा कि नाचने, और मैं सचमुच में ही नाचने लगा था। मतलब ये सोचते सोचते वो खुद ही सचमुच में नाचने लगे। मैंने उनकी अनेक कविताओं को अपनी खुद की चाल में गाना शुरू कर दिया। अनंत कानेकर की कविता, जिसकी पहली पंक्ति इस प्रकार है। चांद रात पर सीते पांढरी गाय गया धरणीवरी। ये मराठी एक कविता है को मैंने मास्टर साहब की चाल में अलग अपनी चाल में बिठाया। यानी कि मास्टर जी ने जो चाल में सिखाया था, जो कविता को गाकर सिखाया था, उससे हटकर उन्होंने खुद की अपनी चाल लगा दी और गाकर सुनाने लगे। यह चाल एक सिनेमा के गाने पर के आधार पर थी। वह गाना था केशव रनी जाती नामक छंद से था। इस कविता को मैं मास्टर जी की अपेक्षा ज़्यादा अच्छा अभिनय के साथ गाता था। चेहरे पर कविता के भाव पैदा प्रयत्न करने लगा। मास्टर को मेरे प्रयत्न इतना अच्छा लगा कि उन्होंने अब उन्होंने इस तरह से करके मास्टर जी को दिखाया कि नई चाल दिखाई, अभिनय करके दिखाया मास्टर जी के सामने। तो उनको इतना अच्छा लगा, उन्होंने क्या किया, 6वीं और 7वीं कक्षा के जो लड़के थे उनके सामने आनंदा को बुलाया और उनसे वो फिर से कविताओं का गायन करवाया। और पाठशाला के एक समारोह में भी उसने उनसे ये गवाया। इसके कारण मुझे लगा कि मेरे कुछ नए पंख निकल गए। इस कारण से आनंदा को ऐसे लगा कि उनमें कुछ अलग सा महसूस होने लगा, पंख निकल गए, उनको नए जीवन मिल गया। इस तरह से मास्टर स्वयं कविता करते थे। अनेक मराठी कवियों के काव्य संग्रह उनके घर में थे। उन्होंने कवियों की चरित्र के संस्मरण बताते थे और जिसके कारण कवि लोग मुझे आदमी की लगने लगे। यानी कि वो अब गांव में रहते थे पहले, तो उन्हें क्या मालूम कि कवि कौन होंगे, क्या होंगे। तो छोटा सा बच्चा 5वीं कक्षा का
तो उन्होंने कभी सोचा ही नहीं होगा कि जो कविताएं लिखते हैं ये सब भी मनुष्य ही हैं, आदमी ही हैं। खुद सौंदर्यकर मास्टर कवि थे, इसलिए वे विश्वास हुआ, मतलब वो सोचते थे कि ये जो लेखक हैं वो सब आदमी ही हैं। उन पर विश्वास हो गया कि अब मैं भी लेखक बन सकता हूँ इस तरह से। कभी भी अपने जैसा ही हाड़ मास का, क्रोध लोभ का मनुष्य ही होगा। मुझे भी लगता है कि मैं भी कविता कर सकता हूँ। अब उन्हें समझ में आ गया कि जो कवि है वो भी मनुष्य है, इसलिए मैं भी कविता कर सकता हूँ। मास्टर के दरवाजे पर छाई हुई माली की बेल मास्टर की एक कविता लिखी थी। मास्टर ने क्या किया था कि उनके दरवाजे पर एक मालती की बेल थी, उस पर एक कविता लिखी थी। वह कविता और वह लता दोनों ही आनंदा ने देख ली थी। इसके कारण मुझे लगा, यानी कि आनंदा को लगा कि उनके जो आसपास का जो वातावरण है, अपने गांव में, अपने खेतों में कितने ही ऐसे दृश्य हैं जिस पर वह कविता बना सकते हैं। ये सब मुझे अनजान में ही ऐसा महसूस होने लगा था। ये सब कैसे अचानक ही उन्हें ऐसे महसूस होने लगा कि अब मास्टर जी कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। क्योंकि उन्होंने तो अपने दरवाजे के और ऊपर जो बेल है उस पर कविता कर दी। तो हमारे तो आसपास कितनी सारी चीज़ें हैं, गांव है, खेत है, सुबह का समय है, शाम का समय है, अनेक दृश्य है, इन सभी पर हम कविताएं कर सकते हैं। यह सब कुछ जानने से ही होता है, ये सब को अनजाने में ही हो रहा था। ये सब कैसे, भैंस चराते चराते मैं फसलों पर, जंगली फूलों पर तुकबंदी करने लगा। अब उन्होंने क्या किया, तुकबंदी करने चालू कर दी थी और उन्हें ज़ोर ज़ोर से गुनगुनाता भी था और मास्टर जी को दिखाने लगा। कविता लिखने के लिए सीखा खिस्सा यानी जेब जेब में कागज़ और पेंसिल रखते नहीं थे। कभी कभी क्या करते थे, अपने खिस्से में यानी जेब में कागज़ और पेंसिल तो रखते थे कभी, पर कभी कभी अगर पेंसिल और कागज़ नहीं होगा तो वो क्या करते थे, कभी तो लकड़ी के छोटे टुकड़े से भैंस के पीठ पर रेखा खींचकर, मतलब भैंस के पीठ पर लिख देते थे। सबसे पहले हमने जो तस्वीर देखी, यहाँ पे तस्वीर देखी ना, ये इस तरह से, तो वो क्या करते थे कि क्योंकि पेंसिल का तो है नहीं हमारे पास, तो वो सब जो कविताएं हैं वो भैंस की पीठ पे लिखते थे। या फिर पत्थर की शिला पर एक कंकर लेते थे और कंकर के से पत्थर की शिला पर लिख देते, और जब उन्हें ये सब याद हो जाए, कंठस्थ हो जाए उनकी कविता, तो वो उसे मिटा देते थे। किसी रविवार के दिन एकाध कविता पूरी बन जाए, किसी दिन क्या होता है, हफ्ते भर के बाद एक पूरी कविता बन जाती थी, तो वो सोमवार के दिन मास्टर को दिखाते थे। ये इस तरह से उन्होंने कविताएं बनाई हैं। बहुत सारे तो सवेरा होने से पहले ही, कभी कभी तो क्या होता था बाद की, सवेरा होने से पहले वो उनको धीरज ही नहीं रहता था कि कब सवेरा होगा तब मैं जाऊंगा मास्टर जी के पास और उन्हें अपनी कविता सुनाऊंगा। तो उन्हें इतना धीरज नहीं रहता था, तो वो क्या करते थे, रात में को ही मास्टर जी के घर चले जाते थे। अब मास्टर जी कब सवेरे पाठशाला में आएंगे, तब तक कहाँ वेट करेंगे, चलो हम रात में ही जाके उनके घर में जाके कविता दिखा देते थे। वह उन्हें देखते और शाबाशी देते, और फिर कभी कभी तो कविता के शास्त्र भी पूरी महफिल जम जाती थी, यानी कि उनकी महफिल, वो उन्हें बताते थे कि कैसी कविता लिखे, वो किस तरह के छंद लिखे, किस तरह से हमें कविताएं लिखनी चाहिए, लयबद्ध तरीके से कैसे लिखे, अलंकार का सूक्ष्म उपयोग करते हुए किस तरह से कविताएं लिखनी चाहिए, शुद्ध लेखन कैसे करनी चाहिए, ये इन सब का महत्व जो मास्टर जी हैं वो आनंदा को देते रहते थे। तो अच्छा शिक्षक होना ये बहुत ही नसीब की बात है कि केवल अच्छे चलो जाने दो। अच्छा शिक्षक ये बहुत ही ज़रूरी है। यदि आपके जीवन में एक अच्छा शिक्षक, अच्छा सहपाठी, अच्छा मित्र मिल जाए, अच्छे लोग मिल जाए, तो आपका जीवन, किसी का भी जीवन सफल जो हो जाता है। और उसमें तो अगर आपकी जो
शिक्षक है बहुत ही अच्छा मिल जाए, मोटिवेटेड शिक्षक मिल जाए, बहुत आपको हर तरफ, हर जगह, हर मतलब हर विषय में, हर जीवन के हर पहलुओं पर काम करने का महत्व बता दे, तो आपकी जीवन जो है ना वो सफल हो जाता है। क्योंकि कहते हैं ना कि अध्यापक ही बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं। चलो ये बात तो मैं बाद में बोल सकती हूँ। तो ये कवि को शुद्ध लेखन करना क्यों ज़रूरी है, शुद्ध लेखन के नियम क्या है, आदि के अनेक विषयों पर वह सहज बात बताते रहते थे आनंदा को। क्योंकि आनंदा को जो मराठी अध्यापक थे उन्हें बहुत अच्छे मिल चुके थे। उनकी जो, क्योंकि उनकी खुद की रुचि थी कविताएं लिखने में, खुद की रुचि थी बड़े बड़े लेखकों के लिखने में, तो इस तरह के रुचि होने के कारण उन्होंने अपनी रुचि को आनंदा, क्योंकि उन रुचियों को भी एक्सेप्ट कर रहा था, तो आनंदा को भी उन्होंने बेहिचक उन्हें वो सब बता दिया। हालांकि कई कई बार हम देखते हैं कि लोग नहीं बता पाते हैं, तो लेकिन उन्होंने अब आनंदा में उस रुचि को देखते हुए उस रुचि के निपुणता बनाने में उन्होंने, उनका बहुत बड़ा हाथ था, और इसीलिए उन्होंने आत्मचरित्र में उन अध्यापक का नाम लिया और उनके बारे में लिखा, है ना। तो कवि कि शुद्ध लेखन करना क्यों ज़रूरी है और शुद्ध लेखन के नियम क्या है, आदि अनेक विषयों पर वह सहज बातें बताते थे। मुझे उनके प्रति अपनापन अनुभव हुआ। लेखक कह रहे हैं कि मुझे उनके प्रति अपनापन महसूस होने लगा। वह मुझे पुस्तक देते थे। तो अब क्या करते थे, जो मराठी अध्यापक थे वो क्या करते थे कि उनके घर में जो पुस्तकें होती थी वो देते थे। अलग अलग प्रकार के कवि संग्रह जो उन्होंने बनाए हुए थे वो सभी आनंदा से शेयर करते थे। उन्हें नई तरह की कविताएं सुनाई तो वो अलग ढंग से ढर्रे में कविता बनाऊंगा, मतलब वो कहते थे उन्हें कई नई तरह की कविताएं सुनाई थी जो कि उन लगता था कि अलग ढर्रे पर कविता बनाऊंगा, अलग अलग चीज़ें पे कविता बनाऊंगा और जाके वो अपने शिक्षक को, अध्यापक को सुनाऊंगा। फिर तो सारे दिन उस दिशा में ही कोशिश चलती रही। फिर क्या करते थे वो, उसी दिशा में की कोशिश चलती रहती कि किस तरह से मैं कविता लिखूं, क्या क्या लिखूं। सिर्फ पूरा जो उनका विचार चलते थे उसी तरफ चलते थे। अब उनका विचार उधम मस्ती में नहीं लगते थे। इन बातों से मैं सौंदलगेकर मास्टर से बहुत ही नज़दीक पहुंच गया और आने जाने अनजाने मेरी मराठी भाषा सुधरने लगी। अब क्योंकि मास्टर जी उन्हें हर चीज़ समझा समझा के बताते थे, हर चीज़ का महत्व बताते थे। शुद्ध लेखन कैसे करें, छंद में कैसे कविता करें, अलंकार का उपयोग कैसे करें, आरोह अवरोह में किस तरह से गायन करें कविता का। तो इस वजह से वो आनंदा मास्टर जी के बहुत ही नज़दीक पहुंच गए थे, यानी दिल से वो मास्टर जी के बहुत नज़दीक पहुंच चुके थे। और अनजाने में वो मराठी भाषा में सुधरने लगे। अनजाने में उन्होंने लिखते समय मैं बहुत ही संचेत रहने लगे वो, क्योंकि अब उन्हें समझ में आया कि शुद्ध लेखन क्यों ज़रूरी है। तो वो अब लिखते समय बहुत ही सोच विचार करके लिखते थे। अलंकार, छंद, लय आदि की सूक्ष्मता से देखने लगे थे। अब क्योंकि उन्हें उस चीज़ का महत्व पता चल चुका था, अलंकार का, छंद, लय इत्यादि का, तो इस वजह से वो उनका उपयोग करते समय बहुत ही सतर्कता बरतते थे और उन्हें ध्यानपूर्वक अपनी कविताओं में रखते थे। शब्दों का नशा चढ़ने लगा था और ऐसा लगने लगा कि मन में कोई मधुर बाजा बजता रहता है। अब उन्हें, क्योंकि शब्दों का ये कविताएं क्या है, शब्दों का मेला ही है, तो शब्दों का नशा उन्हें चढ़ने लगा और ऐसा उनको लगता था कि मन में कोई बाजा बज रहा है और वो कविताएं लिख रही हैं और वो लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं। तो ये थी, आनंदा ने अपनी आत्मकथा में लिखा था, जिसका अनुवाद केशव प्रथम वीर ने किया है। ये उन्होंने अपनी आत्मकथा मराठी भाषा में लिखा है और हिंदी भाषा में इसका अनुवाद केशव प्रथम वीर जी ने किया है। तो आज हमने ये आत्मकथा पढ़ी है। बहुत ही, मुझे तो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड लगी कि बच्चा जो आनंदा बचपन में उन्होंने
खुद ही अपने लिए पाठशाला जाने के साथ साथ उन्होंने अपनी रुचि को ढूंढा कि उनमें क्या रुचि है। कविताएं लेख लिखने उनकी रुचि बनी और उसमें उन्होंने अपना करियर बनाया। तो इसी तरह से हम अगले कब कुछ वीडियोस और लाएंगे। तो आज की वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।